this is me, Muhammad Walid Anjum. Student, the topic for today's discussion is AC through the inductor. हमने ऑल्टरनेटिंग करंट का बिहेवियर रजिस्टर में और कैपेसिटर में पढ़ लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि ऑल्टरनेटिंग करंट जब इंडक्टर में से गुजरता है तो किस तरह से बिहेव करता है। देखिए, इंडक्टर होता क्या है, कोई भी एक कॉइल हो या एक सोलिनॉइड हो जिसको हम एक थिक वायर से बनाएं, जिसकी सेल्फ इंडक्टेंस बहुत ज्यादा हो और उसकी रेजिस्टेंस बहुत कम हो, उसको हम क्या नाम देते हैं, इंडक्टर। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कॉइल या सोलिनॉइड हैविंग लार्ज वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एंड स्मॉल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इंडक्टर। देखें, हमें इस बात का पता है, हम लोग ये बात पहले पढ़ चुके हैं कि इंडक्टर में से जब कभी भी ऑल्टरनेटिंग करंट पास करता है तो करंट ऑल्टरनेट होने की वजह से अपनी वैल्यू को जब चेंज करता है तो उस करंट की वजह से पैदा होने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है, या हम ये कह सकते हैं कि उस कॉइल का जो फ्लक्स है वो जब चेंज होता है तो उसके अंदर एक ईएमएफ पैदा हो जाती है, जिस ईएमएफ को हमने बैक ईएमएफ का नाम दिया था और हम उसको पहले पढ़ चुके हैं। हम देखते हैं कि एक सर्किट डायग्राम में अगर हम एक इंडक्टर को, जो कि एक बेसिकली कॉइल है, जिसकी सेल्फ इंडक्टेंस बहुत ज्यादा है और रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत स्मॉल है, अगर हम इसको अटैच करते हैं किसी एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स के साथ कि उसकी जो वोल्टेज है वो ऑल्टरनेट करती है, तो जाहिर सी बात है उसकी वजह से जो करंट उसमें फ्लो करेगा वो भी ऑल्टरनेटिंग करंट होगा। ये इंडक्टर की हमारे पास यहां से जो फ्लो होने वाला करंट है वो ऑल्टरनेटिंग करंट होगा। अगर हम ये कहते हैं कि सपोज जो हमने वोल्टेज सप्लाई की V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी, और इसकी वजह से जो करंट यहां से फ्लो किया वो करंट क्या है, वो करंट है I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहां से हमारा कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा कि जब हम ये करंट इस इंडक्टर में से गुजरेगा तो चूंकि ऑल्टरनेटिंग करंट हमारा, हमें पता है कि अगर हम इसकी कर्व ड्रॉ कर लें तो हमें ज्यादा आसानी हो जाएगी समझने में इस बात को कि हमारे पास अगर हम ऑल्टरनेटिंग करंट के ग्राफ को देखें तो वह ग्राफ कुछ इस तरह से था कि टाइम के लिहाज से उसकी वैल्यूज में चेंज आता है। हम अगर देखें यहाँ पे करंट जो है वो जीरो है और कुछ देर के बाद इसकी मैग्नीट्यूड बढ़ रही है, वो करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक, पीक वैल्यू तक जाता है, उसके बाद फिर ड्रॉप होता है, फिर नेगेटिव साइकिल में मैक्सिमम पीक तक, जिसे आप माइनस आई नॉट कह सकते हैं, और अगेन जीरो। अब होता क्या है कि इस करंट के फ्लो की वजह से यहाँ जो कॉइल में पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू भी चेंज होगी, और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से जो कॉइल का फ्लक्स है वो भी चेंज होगा, और फ्लक्स में जब कभी भी चेंज आती है तो हम ये बात पढ़ चुके हैं कि उस कॉइल के अंदर एक ईएमएफ एस्टैब्लिश हो जाएगी, और इस कॉइल के अंदर जो ईएमएफ एस्टैब्लिश होगी जिसको हम बैक ईएमएफ का नाम देते हैं, वो हम पढ़ चुके हैं कि इसके इक्वल है EL इक्वल्स टू L डेल्टा I ओवर डेल्टा T। करंट के चेंज होने की वजह से हमारे पास ये बैक ईएमएफ डेवलप हुई है, जिसको हमने सेल्फ इंडक्टेंस में पढ़ा है बड़ी डिटेल में, सेल्फ इंडक्शन में भी पढ़ा है। हमारे पास ये जो ईएमएफ होगी ये अपोज करेगी उस कॉज को जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस हो रही है, तो जाहिर सी बात है इसने अपनी पोलैरिटी ऐसे सेट करनी है कि उस करंट को अपोज किया जा सके। हम ये कहते हैं कि हमारे पास उस ऑपोजिशन को ओवरकम करने के लिए जो सोर्स है उसे जो वोल्टेज सप्लाई करना पड़ेगी वो इक्वल टू होनी चाहिए किसके, बैक ईएमएफ के, ताकि उस सर्किट में से करंट फ्लो करता रहे। तो हमारे पास हम ये कहेंगे सोर्स शुड मेंटेन a potential difference equal to बैक ईएमएफ। वो बैक ईएमएफ के इक्वल एक पोटेंशियल मेंटेन रखें ताकि करंट जो है वो फ्लो कर सके। तो हम इसी रिलेशनशिप को, इसे V लिख सकते हैं
ये हम कह सकते हैं ये वो पोटेंशियल डिफरेंस है जो इंडक्टर के क्रॉस अपीयर होगा, जो कि इसके इक्वल है L इंटू डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। अब हमारे पास अगर हम देखें ये जो L है इसकी वैल्यू तो कांस्टेंट है, ये तो चेंज नहीं होगी किसी एक स्पेसिफिक इंडक्टर के लिए, इसकी जो वैल्यू है वो तो कांस्टेंट है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो करंट नहीं चेंज होना है टाइम के लिहाज से। तो जैसे हमने कल पढ़ा था कि अगर हम इस कर्व को जो कि करंट को ये टाइम के लिहाज से अगर चेंज हो रही है तो इस डेल्टा आई और डेल्टा टी का मतलब हम कल भी पढ़ चुके हैं स्लोप। तो हम आई टी ग्राफ करंट का टाइम के लिहाज से जो रिलेशनशिप है या जो बिहेवियर है वो चूंकि चेंज हो रहा है, तो हम उस ग्राफ की मदद से क्या करेंगे, हम बेसिकली वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे। अब अगर हम उस वोल्टेज की वैल्यू ग्राफ की मदद से फाइंड आउट करने वाले हैं, तो चूंकि ये ग्राफ एक साइनोसाइडल ग्राफ है, तो हमने क्या किया था, इसकी स्लोप मालूम करने के लिए डिफरेंट पॉइंट पर टेंजेंट्स ड्रॉ किए थे। हम उस मेथड को भी पढ़ेंगे और दूसरा मेथड जो हमने कल एसी थ्रू कैपेसिटर में भी पढ़ा, इन दोनों मेथड्स के जरिए से देखेंगे कि हमारा रिजल्ट किस तरह से आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं, इसी रिलेशनशिप को L डी आई बाई डी टी, तो समझना थोड़ा आसान हो जाएगा कि डेरिवेटिव का मतलब भी चेंज ही होता है कि टाइम के लिहाज से करंट की वैल्यू में जो चेंज आएगा वो कितना है। तो हम यहाँ पर इसे लिखेंगे L और डेरिवेटिव डी बाई डी टी किस फंक्शन का, करंट का। और करंट की वैल्यू क्या है हमारे पास, अगर हम देखें तो हम वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो अगर हम ये वैल्यू करंट की यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, वो रिजल्ट आ जाएगा L आई नॉट के साथ, चूंकि टाइम का फंक्शन नहीं है तो इसको हम कांस्टेंट कंसीडर करते हुए मैथ में प्रोडक्ट रूल के मुताबिक इसको पहले लिखते हैं और दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव लिखते हैं। तो दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव साइन, मैंने आपको कल भी बताया था कि साइन फंक्शन का डेरिवेटिव मैं अगर अलहदा से लिख दूं तो समझना ज्यादा आसान हो जाएगा। तो ये हमारे पास साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव होगा। तो साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, एल आई नॉट, वैसे ही आ जाएगा। साइन फंक्शन का डेरिवेटिव मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया किसके इक्वल होता है, कॉस ओमेगा टी। फंक्शन साइन जो कॉस में कन्वर्ट हो गया, और ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ओमेगा। अगर मैं इसी इक्वेशन को रीअरेंज करके लिखूं तो वी कैन राइट दिस एज ओमेगा एल इंटू आई नॉट इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। अब हमारे पास जो वोल्टेज की इक्वेशन बनेगी, ओमेगा एल इंटू आई नॉट इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी, ये वोल्टेज की इक्वेशन है। जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो जो इस इंडक्टर के क्रॉस अपेयर होने वाली वोल्टेज है उसको हम क्या लिखेंगे, V नॉट इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। ये वो पोटेंशियल डिफरेंस है जो इस इंडक्टर के क्रॉस अपीयर हो रहा है। हम इसको VL का नाम भी दे सकते हैं ताकि हमें समझने में आसानी रहे। हमारे पास ये VL इक्वल्स टू V नॉट इंटू कॉस ओमेगा टी। अब हमारे पास इस फंक्शन को अगर हम देखें, इसको हम इक्वेशन नंबर, अगर करंट वाली इसको अगर नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का और इसे नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का, और इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम प्लॉट करें, जैसे हमने कल वैल्यूज निकाली थी, मुख्तलिफ वैल्यूज ऑफ द थीटा पर इसका रिजल्ट निकालें, तो हम देख लेंगे कि इसकी कर्व किस तरह से बनती है। अगर हम देखें हमारे पास ये जो वैल्यूज हैं, मैं कल जैसे लिखा था वैसे ही लिख लेता हूं, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी, और फिर आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और नेक्स्ट वैल्यू है v इक्वल्स टू v नॉट कॉस ओमेगा टी, जो कि इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम अगर इस रिजल्ट में देखें तो हमारे पास जब टाइम 0 होगा तो थीटा भी 0 होगा, और अगर टाइम थीटा पर 0 है, थीटा 0 है, तो हमारे पास साइन 0 किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा, और उस वक्त करंट क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि 0 मल्टीप्लाइड बाय आई नॉट 0 आ जाएगा। जबकि वोल्टेज उस वक्त क्या होगी, cos 0 1 के इक्वल होता है, 1 मल्टीप्लाइड बाय v नॉट, तो v नॉट आंसर आ जाएगा। फिर हम ये कहेंगे जब हम टाइम की नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे t/4, यहाँ पर अगर हम वो लिख भी दें वैल्यू, तो ये हमारे पास अगर t/4 है, ये 0 है,
और ये हमारे पास t/2 है, और ये हमारे पास 3t/4 है, और ये नेक्स्ट वैल्यू t है। तो जब हम टाइम की जगह पर इसकी नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे t/4, तो t/4 पर हमारे पास थीटा की क्या वैल्यू आई थी वो भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं नंबर ऑफ टाइम्स, तो मैं वो डायरेक्ट ही लिखने लगा हूँ। तो हम कहते थे π/2 यानी कि 90 डिग्रीज। तो यहाँ पर अगर हम π/2 पुट करें या 90 डिग्रीज पुट करें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, sin 91। तो हमारे पास करंट जो होगा 1 मल्टीप्लाइड बाय I0 हो जाएगा, और वोल्टेज उस वक्त क्या हो जाएगी, cos 90 जीरो होता है, 0 मल्टीप्लाइड बाय V0, आंसर 0 आ जाएगा। और नेक्स्ट वैल्यू ऑफ थीटा के लिए जो हमारे पास t/2 पर होगी, टाइम t/2 पर जो हमारे पास थीटा की वैल्यू है वो पाई है, जिसे हमने क्या लिखा था, 180 डिग्रीज लिखा था। और 180 डिग्रीज पर अगर हम देखें तो हमारे पास साइन फंक्शन 180 पे 0 होगा, और I0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 0 आ जाएगा। जबकि cos फंक्शन cos 180 -1 होता है, -1 मल्टीप्लाइड बाय V0, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा -V0। अच्छा, अब हम हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू है, और नेक्स्ट वैल्यू जब हम पुट करेंगे टाइम की, हमारे पास जो टाइम था 3t/4, तो उस पर हमें देखा था हमने कि जो एंगल था वो था 3π/2, तो हम यहाँ पर 3π/2 भी लिख देते हैं। तो जब हमारे पास एंगल थीटा 3π/2 होगा, जिसे 270 डिग्रीज कहा जाता है, तो साइन 270 हमें पता है कि इसके इक्वल होता है -1 के इक्वल, तो -1 मल्टीप्लाइड बाय I0 हमारे पास आ जाएगा -I0। और इसी तरह cos 270 क्या होगा, 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय V0, आंसर विल बी इक्वल्स टू 0। तो वोल्टेज अगेन 0 हो जाएगा। और उसके बाद हमारे पास लास्ट वैल्यू जो है टाइम की, वहां पर एंगल हमें पता है कितना होता है, 2 पाई रेडियंस। तो हम यहाँ पे जब थीटा की जगह पे 2 पाई पुट करेंगे, जो कि 360 डिग्रीज के बराबर होता है, तो हमारे पास करंट आई साइन 360 किसके इक्वल होगा, 0, और 0 मल्टीप्लाइड बाय V0, करंट हमारे पास 0 हो जाएगा। और वोल्टेज cos 360 क्या होता है हमारे पास 1, और 1 मल्टीप्लाइड बाय V0 क्या आ जाएगा, V0 आ जाएगा। स्टूडेंट, इसी डाटा से अगर हम ये जो इक्वेशन है जो करंट की, ये तो हमें पहले से भी पता था, ये तो ऑल्टरनेटिंग जो करंट है इसकी इक्वेशन हम उसके लिहाज से इस वेवफॉर्म को बड़ी दफा प्लॉट कर चुके हैं। लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग जो हमें करंट जो वोल्टेज का वेवफॉर्म है हम उसे देखते हैं। हमारे पास जो वोल्टेज का वेवफॉर्म होगा, करंट की ये वेवफॉर्म है जो मैंने ड्रॉ की हुई है। अब इसके बाद ये वो एग्जैक्टली वही वेवफॉर्म है, वही फेज एंगल्स हैं, π/2, पाई, 3π/2 और 2 पाई। अब हमने देखना क्या है, जब थीटा 0 था तो करंट 0 था, बिल्कुल 0 था, लेकिन वोल्टेज उस वक्त क्या थी, पीक वैल्यू पर थी। तो हम अगर देखें कि वोल्टेज की उस वक्त पीक, ये सपोज मैं कहता हूँ कि वोल्टेज उस वक्त पीक वैल्यू पर थी। आपकी बुक पर उसने ना इन पॉइंट्स को नाम भी दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये O है तो ये पॉइंट उसने कहा A है, ये पॉइंट उसने कहा B है, ये पॉइंट उसने कहा ये वाला जो C है, और ये पॉइंट उसने कहा D है। ये करंट के क्रॉसपॉन्डिंग है, OABCD। और अगर हम वोल्टेज के लिए देखें तो इस पॉइंट को उसने कहा, जब हमारे पास थीटा 0 होता है तो करंट 0 होता है, लेकिन वोल्टेज उस वक्त पीक पर वैल्यू होती है, तो हम उस पॉइंट को P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और नेक्स्ट पॉइंट पर जब थीटा 90 होगा तो वोल्टेज 0 हो जाएगी, तो वोल्टेज हमारे पास यहाँ पर 0 आ गई। और जब 180 होगा तो वोल्टेज माइनस, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वोल्टेज होगी वो माइनस पीक पर -V0 होगी। और अगेन नेक्स्ट वैल्यू पर 270 पर वोल्टेज 0 हो जाएगी, यहाँ पर वोल्टेज 0 हो जाएगी। और यहाँ पर अगेन वोल्टेज नेक्स्ट 2 पाई पर क्या हो जाएगी, पीक वैल्यू पर चले जाएगी। अगर स्टूडेंट हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो हमारे पास जो वेवफॉर्म बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। हम इन पॉइंट्स को ये देखें ज्वाइन कर रहे हैं तो हम ये देख सकते हैं बड़ी आसानी से, ये बात हमें क्लियर है कि ये जो वोल्टेज की वेवफॉर्म है हमारे पास, ये रेड कलर से जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया, और जो करंट की वेवफॉर्म है जिसको मैंने ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट किया, तो इस पॉइंट को जो बुक पर दिए गए हैं P, Q, R, S और T, कहता है कि अगर हम इन दोनों वेवफॉर्म्स को देखें तो कोई से दो पॉइंट्स को भी अगर हम कंपेयर करें, OP को, मैं बल्कि वो पॉइंट्स यहां पर लिख भी देता हूं, OP, दूसरा AQ, तीसरा BR, फिर CS या TD, इन पॉइंट्स को कोई से दो पॉइंट्स को कहता अगर आप कंपेयर करें तो हम आसानी ये देख सकते हैं कि जो वोल्टेज का फेज है
वो करंट के फेज से 90 डिग्रीज लीड कर रहा है, तो हम यहाँ कहेंगे कि इंडक्टर के केस में वोल्टेज लीड करेगी, जबकि कल हमने जो कैपेसिटर का केस पढ़ा था, कैपेसिटर के केस में जो करंट था वो लीड कर रहा था। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब हमारे पास करंट का फेज π/2 था तो वोल्टेज का उस वक्त क्या होगा, पाई होगा। और इसी तरह से पाई के बाद ये नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, 3π/2। और फिर बल्कि मैं इसको लिखता भी रेड कलर से हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ये पाई, पाई के बाद ये 3π/2 और ये अगेन 2π, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2π, और ये फिर अगेन π/2। आप कोई से दो पॉइंट्स को देखें, ए के ऊपर ब्लैक और ये जो रेड कलर है, इनको π/2 और पाई और 3π/2, कोई से दो पॉइंट्स को कंपेयर करेंगे तो इन दोनों में जो डिफरेंस आएगा वो π/2 का आएगा। तो हम कहेंगे जो वोल्टेज है वो करंट से लीड करती है इंडक्टर में। अच्छा, इस बात को हमारी बुक में एक और अंदाज में जिस तरह से भी बताया गया, मैं वो भी आप लोगों के सामने अभी बता देता हूँ। जैसे हमने कल पढ़ा था, ये जो डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी है या डी आई ओवर डी टी है, इसका बुनियादी तौर पर मतलब होता है स्लोप। स्लोप, कोई फंक्शन अगर टाइम के लिहाज से चेंज हो रहा है तो हम उसको क्या नाम देते हैं, स्लोप। और किसी भी कर्व पे स्लोप अगर हमने फाइंड आउट करनी हो तो दरअसल हम उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, और जो टेंजेंट की वैल्यू होती है वो दरअसल स्लोप की वैल्यू होती है, और स्लोप की जो वैल्यू आएगी वो हमारे उस फंक्शन की वैल्यू होगी, और वो फंक्शन हमारे पास इस केस में क्या है, वोल्टेज। मैं इसी वेव फॉर्म को नेक्स्ट आप लोगों को प्लॉट करके दिखाता हूँ, और मैं दिखाऊंगा कि उसमें ये वोल्टेज की वही वेव फॉर्म जो यहाँ पर बनी है एग्जैक्टली वही बनेगी। अब हमारे पास वो जो दूसरा तरीकाकार है जो स्लोप वाला मैंने आपको बताया था, या गेन करंट की वेव फॉर्म मैंने दोबारा से ड्रॉ की है। अब अगर हम देखें कि स्लोप जिस पॉइंट पर भी कर्व पे निकालनी हो तो हम वहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर सपोज मैं इस पॉइंट पर स्लोप फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ तो मुझे इस पॉइंट पर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, और उस टेंजेंट लाइन को अगर मैं देखूँ तो वो ये लाइन है, ठीक है जी। और अगर आप देखें कि इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया था कि अगर हमारे पास कोई एक मैं यहाँ पर अगेन ड्रॉ भी कर देता हूँ। अगर सपोज ये कर्व है, समझना आसान हो जाएगा। अगर ये कर्व है और इस कर्व पे आप ये कहते हैं कि आपने इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो वो टेंजेंट कुछ इस तरह से होगा, और उससे अगर अगले पॉइंट पर ड्रॉ करना है तो वो टेंजेंट कुछ इस तरह से होगा, और उससे अगले पॉइंट पर अगर आप कहते हैं टेंजेंट ड्रॉ करना है तो वो कुछ टेंजेंट इस तरह से होगा। तो हम देख सकते हैं कि हर पॉइंट पर जो टेंजेंट लाइन है वो लाइन होती है जो उस कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करती है। तो हम यहाँ से इन तमाम पॉइंट्स को अगर देखें तो हमारे पास बहुत आसान हो जाएगा ये बात को समझना। अब सपोज कर लें ये कोई एक स्लोप है, जैसे कि किसी हम कहते हैं कि स्लाइड की स्लोप होती है एग्जैक्टली। अगर आपने इसके ऊपर खुद से चढ़ना हो तो हम ये कहेंगे कि ये स्लोप सबसे ज्यादा इस पर चढ़ना मुश्किल काम है। और अगर ये थोड़ी सी इस तरह से इसकी सरफेस ऐसी हो जाए तो हम ये मानेंगे कि अब इस पर कंपैरेटिवली चढ़ना आसान है। और अगर ये बिल्कुल सीधी हो तो ये तो ऐसे ही है जैसे फ्लोर है जिस पर चलना बहुत आसान होगा। तो हम कहते हैं कि ये जो पॉइंट है कर्व का, O0 से लेकर O तक, O से लेकर A तक, इस पोर्शन में अगर हम देखें तो इस पॉइंट पर स्लोप सबसे मैक्सिमम है। अगर यहाँ पर स्लोप मैक्सिमम है, स्लोप अगर इस पॉइंट पर मैक्सिमम है तो इस पॉइंट पर जो स्लोप है वो बेसिकली रिप्रेजेंट किसको कर रही है, हमने कहा था कि आईटी ग्राफ की जो स्लोप है वो वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगी। तो इस पॉइंट पर जो वोल्टेज होगी वो मैक्सिमम होगी। और इस पॉइंट पर अगर हम देखें, चूंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और यहाँ पर चढ़ना, या जैसे फ्लोर है उसकी एग्जांपल जैसे मैंने कल भी एग्जांपल दी थी कि अगर यहाँ पर हम एक बॉल रख दें तो ये बॉल जो है इसमें चांसेस नहीं है कि वो इधर गिरे या इधर गिरे, क्योंकि ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस, स्मूथ सरफेस है, वो बॉल रखा हुआ ये नहीं गिरेगा। तो हम कहेंगे कि इस पॉइंट पर स्लोप क्या होती है, इस पॉइंट पर स्लोप मिनिमम होती है, जिसको हम ये अपने आसान अल्फाज में समझने के लिए कह सकते हैं कि वो जीरो है। और जब यहाँ पर पॉइंट ए पर स्लोप मिनिमम या जीरो होगी तो हम कहेंगे कि उस वक्त वोल्टेज फिर जीरो पर होगी। और फिर जब हम इस पॉइंट पर आते हैं तो अगेन आप देखेंगे स्लोप जो है वो आपकी बढ़ना शुरू हो जाएगी और इस पॉइंट पर फिर अगेन मैक्सिमम हो जाएगी। तो हम ये कहते हैं कि अगर हम उस स्लोप वाले कॉन्सेप्ट पर भी चलें तो हमारे पास ये देखें ओ से ए स्लोप कम हो रही थी, तो हमारे पास जो वोल्टेज है वो भी आहिस्ता आहिस्ता पीक वैल्यू से कम हो रही है। और ए से इस पॉइंट को बुक वाले ने बी कहा है, ए से लेकर बी तक जो स्लोप है कहता है नेगेटिव हो जाती है। इस वजह से हमारे पास जो वोल्टेज है वो भी नेगेटिव होना शुरू हो जाती है।
वो जीरो से नेक्स्ट जो नेगेटिव वैल्यूज हैं उसमें जाना शुरू कर देती है, और जब वो पाई पर पहुंचेगी तो एग्जैक्ट इस पॉइंट पर हम ये कहते हैं कि स्लोप अगेन मैक्सिमम हो जाएगी, तो ये अपनी नेगेटिव पीक वैल्यू पर होगा। और हमारे पास इस पॉइंट के बाद अगेन जो नेक्स्ट साइकिल है उसमें हम देखें कि हमारे पास जो है ये अगेन जो कर्व है उसकी जो स्लोप होगी, हम उन स्लोप्स की मदद से ये ग्राफ बना लेंगे। अच्छा, ये जो स्लोप वाला कॉन्सेप्ट है इसकी मदद से भी हमने वोल्टेज को प्लॉट कर लिया। ये वोल्टेज है और ये जो ब्लैक वाली लाइन है ये करंट है। तो हम पिछले ग्राफ को देखें या इस ग्राफ को देखें तो दोनों की शेप सेम है। मैंने दोनों मेथड से आपको करना बता दिया। अब हम यहाँ से ये कॉन्सेप्ट ले लेते हैं कि अगर हम इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करें, हमारे पास वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, तो जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होगी वो किस तरह से करेंगे कि हमने ये कहा था कि जो दोनों कर्व्स में से जीरो से स्टार्ट हो और पॉजिटिवली इंक्रीज करे उसका वेक्टर हॉरिजॉन्टल होगा। तो इस केस में वो हॉरिजॉन्टल वेक्टर कौन सा होगा? इस केस में वो हॉरिजॉन्टल वेक्टर होगा हमारे सामने, हम देख सकते हैं करंट का, क्योंकि करंट जीरो से स्टार्ट होता है पॉजिटिवली इंक्रीज करता है, और जो वोल्टेज है वो चूंकि इस करंट से लीड कर रही है, और कितने एंगल से लीड कर रही है हमने ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ भी लिया है पाई बाय 2 पे। हम अगर यहाँ पर भी लिख भी दें तो यहाँ पर हम देखेंगे, हम कहेंगे पीक वैल्यू पाई बाय 2 है, ये पाई है, ये नेक्स्ट 3 पाई बाय 2 है, ये 2 पाई है, और ये अगेन ये पीक जो है ये पाई बाय 2 है। कोई से दो पॉइंट्स को कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं कि जो वोल्टेज है वो करंट से लीड करेगी इंडक्टर के अंदर, कितने एंगल से? पाई बाय 2 से। और कल भी हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास दोनों वेक्टर से रोटेट कैसे करना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट से हमें वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से भी पता चल जाता है कि इन दोनों ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज का आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो हम ये कह देते हैं, यानी कि ये हमारा रिजल्ट हो गया। रिजल्ट हमारा ये है कि इन इंडक्टर हमारे पास क्या होता है, वोल्टेज लीड्स करंट बाय पाई बाय 2। तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अब मैंने स्टूडेंट जब इक्वेशन नंबर 2 लिखी थी तो मैंने उसमें यहाँ पे बात लिखी थी कि हमारे पास जो V नॉट है वो किसकी इक्वल है? ओमेगा L इंटू आई नॉट की इक्वल है। अगर मैं इस इक्वेशन में आई नॉट को इधर ले आऊं तो ये बन जाएगा V नॉट ओवर आई नॉट इक्वल्स टू ओमेगा L। और पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू का कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं। हमारे पास जो पीक वैल्यू होती है वो अंडर रूट 2 आरएमएस वैल्यू होती है। तो हम अगर इस कॉन्सेप्ट पर या इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली यहाँ पर वैल्यूज पुट करें तो पीक वोल्टेज की जगह पर हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा? आरएमएस वोल्टेज इनटू अंडर रूट 2, और हमारे पास पीक करंट की जगह पर क्या आ जाएगा? अंडर रूट 2 इंटू आई आर एम एस। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? ओमेगा एल। अंडर रूट टू से कैंसिल, और वी आर एम एस ओवर आई आर एम एस को हम क्या नाम देते हैं? कल भी हमने पढ़ा था, रिएक्टेंस का नाम देते हैं, रिएक्टेंस का नाम देते हैं। अच्छा, ये रिएक्टेंस तो है, लेकिन ये किसकी रिएक्टेंस है? ये रिएक्टेंस है इंडक्टर की। तो हम इसे लिखेंगे एक्सएल विच इज इक्वल्स टू ओमेगा एल। और हमने इस रिएक्टेंस को रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर कहना है, तो आप इसे ये भी कह सकते हैं कि ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है। ये भी हम इसे बोल सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस है। रिएक्टेंस होती क्या है कि इंडक्टर अपने अंदर से ऑल्टरनेटिंग करंट के फ्लो को जो ऑपोजिशन प्रोवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो मैं उसकी डेफिनेशन भी लिख लेता हूं, द ऑपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ alternating current through inductor, हमारे पास वो क्या होगी? इंडक्टिव रिएक्टेंस होगी। और अगर हम यहाँ से जो क्योंकि हम बात पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो ओमेगा होता है वो किसके इक्वल होता है? 2 पाई एफ के इक्वल। तो एक्स एल जिसको हमने कहा है ओमेगा एल, तो ओमेगा की जगह पर आप 2 पाई एफ लिखें और एल वैसे ही आ जाए, तो हम ये देख सकते हैं कि जो एक्स एल है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और कल वाले कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो कैपेसिटर की रिएक्टेंस होती है एक्सी, वो फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी, क्योंकि वो रिलेशन था 1 ओवर ओमेगा सी।
तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो हमारे पास जो इंडक्टर की ऑपोजिशन होती है ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए वो भी बहुत मैक्सिमम होती जाएगी। तो आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि जो इंडक्टर है वो ऑल्टरनेटिंग करंट को अपने अंदर से पास करने के लिए ज्यादा ऑपोजिशन देता है। और अगर सपोज करें कि हम डायरेक्ट करंट यूज करें तो डायरेक्ट करंट की तो फ्रीक्वेंसी जीरो होती है, मैंने कल भी आपको बताया था। अगर डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी जीरो है तो इंडक्टर अपने अंदर से डायरेक्ट करंट को फ्लो करने के लिए, इसका मतलब कोई ऑपोजिशन प्रोवाइड नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप एफ की जगह पर जीरो पुट करें तो हम बआसानी ये देख सकते हैं कि एक्सएल किसके इक्वल आ जाएगी, जीरो की इक्वल आ जाएगी। यानी कि इंडक्टर एक ऐसी डिवाइस है जो अपने अंदर से ऑल्टरनेटिंग करंट को फ्लो करने के लिए ऑपोजिशन प्रोवाइड करता है, जबकि डायरेक्ट करंट को अपने अंदर से पास करने के लिए कोई ऑपोजिशन प्रोवाइड नहीं करता। जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो आर रेजिस्टेंस होती है जो कि वी ओवर आई की रेशियो है उसका यूनिट भी ओम है। कल कैपेसिटिव रिएक्टेंस का यूनिट भी हमने ओम पढ़ा था। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का अगर हम यूनिट देखें तो चूंकि ये भी वी ओवर आई ही की रेशियो है, यानी कि एक्सएल जो है ये चूंकि वी आर एम एस ओवर आई आर एम एस की रेशियो है, जो कि है तो बेसिकली ओमेगा है, तो इसका यूनिट जो होगा वो क्या होगा, ओम होगा। आपकी बुक पे वो लिखता है कि अगर हम इंडक्टेंस को हेनरीज में मेजर करें और एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी को अगर हम हर्ट्ज में मेजर करें तो हमारे पास जो यूनिट आएगा इंडक्टिव रिएक्टेंस का एक्सएल वो किसके इक्वल आ जाएगा, ओम के इक्वल आ जाएगा। वो बेसिकली उसी कॉन्सेप्ट पे है कि एक्सएल इज इक्वल्स टू वी ओवर आई। अब इसके बाद हमारा जो लास्ट कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर हम इस वेव फॉर्म को देखें या इस वेव फॉर्म को देखें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो पावर होती है ना, पावर जिसको हम पढ़ कर आए हुए P इक्वल्स टू वी आई, अगर हम इस कॉन्सेप्ट को देखें तो हमारे पास फर्स्ट क्वार्टर में जब हमारी करंट की वैल्यू आप देख सकते हैं O से लेकर A तक पॉजिटिव है, तो जो वोल्टेज है उसकी वैल्यूज भी पॉजिटिव है। तो हमारे पास वोल्टेज भी अगर पॉजिटिव हो और करंट भी अगर पॉजिटिव हो तो आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और सेकेंड क्वार्टर में अगर हम देखें हमारे पास यहाँ पर ये देखें वोल्टेज की वैल्यूज नेगेटिव हैं और करंट की वैल्यूज जो हैं वो पॉजिटिव हैं, तो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। और इसी तरह से नेक्स्ट क्वार्टर में अगर हम देखें तो हमारे पास जो वोल्टेज है वो तो अभी भी नेगेटिव है, लेकिन ये जो हमारे पास करंट है ये भी नेगेटिव है, तो दोनों वैल्यूज अगर नेगेटिव होंगी तो आंसर अगेन आ जाएगा पॉजिटिव, माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस पॉजिटिव। हमारा जो लास्ट पॉइंट है उसमें हम देख सकते हैं कि वोल्टेज अगेन वो पॉजिटिव है और करंट अभी फोर्थ क्वार्टर में नेगेटिव ही है, तो वोल्टेज पॉजिटिव करंट नेगेटिव, तो रिजल्ट अगेन क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो हम ये देख सकते हैं कि सेकेंड क्वार्टर में अगर वोल्टेज यहाँ पर आप देख भी सकते हैं नेगेटिव थी और करंट क्या था, पॉजिटिव था, तो भी नेगेटिव था। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जब हमारे पास वोल्टेज पॉजिटिव है जबकि करंट नेगेटिव है तो हमारे पास तो इन शॉर्ट हम ये कहते हैं कि फर्स्ट क्वार्टर में जो इंडक्टर है वो जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है सेकेंड क्वार्टर में वो उतनी एनर्जी क्या कर देता है, रिटर्न कर देता है। और इसी तरह से थर्ड क्वार्टर में जितनी एनर्जी वो अब्जॉर्ब करता है फोर्थ क्वार्टर में वही एनर्जी वो दोबारा से रिटर्न कर देता है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि इंडक्टर एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि अपने अंदर कोई भी एनर्जी हम कह सकते हैं डेसिपेट नहीं करता। तो ऐसी इंडक्टर की वैल्यू या ऐसी क्वाइल की जिसके अंदर से कोई एनर्जी डेसिपेशन नहीं होती है, वो एनर्जी कंज्यूम नहीं करता, और हम ये कहते हैं कि वो ऑल्टरनेटिंग करंट को जो कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको हम चोक का नाम देते हैं। ये लास्ट लाइन पर लिखा भी हुआ है इस टॉपिक के पैराग्राफ के। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स इसका इंडक्टर का इंडक्टेंस की वैल्यू के लिहाज से और उसकी रिएक्टेंस की वैल्यू के लिहाज से रिजल्ट था। स्टूडेंट्स के बाद एक छोटी सी डेफिनेशन है, वो इसी का हिस्सा आप कह लें कि वो है, तो वो नेक्स्ट टॉपिक वो है जी इम्पीडेंस, तो वो हम साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हमने पढ़ा जो रेजिस्टेंस है, मैं आप लोगों को फाइनल रिजल्ट बताने लगा हूँ, रेजिस्टेंस जो है वो वी ओवर आई की रेशियो है, इसका यूनिट ओम है। कैपेसिटर की रिएक्टेंस है वो भी वी ओवर आई की रेशियो है और उसका यूनिट भी ओम है। इंडक्टर की जो रिएक्टेंस है वो भी वी ओवर आई का ही की रेशियो है और उसका यूनिट भी ओम है।
देखिए, अगर किसी सर्किट में कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टर सारी चीजें लगी हुई हैं, या कैपेसिटर या इंडक्टर लगा है, या कैपेसिटर या रेजिस्टर लगा हुआ है, तो हम कहते हैं कि उस सर्किट में जो टोटल ऑपोजिशन होगी ऑल्टरनेटिंग करंट के फ्लो के लिए, उस ऑपोजिशन को हम क्या नाम दे देंगे? इंपीडेंस का नाम दे देंगे। तो उसकी डेफिनेशन में वो लिखता है कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस इज कॉल्ड इंपीडेंस। उसको हम इंपीडेंस का नाम देते हैं, और ये एक तरह से हम कह सकते हैं टोटल ऑपोजिशन होगी, और इस इंपीडेंस को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये भी V/I ही की रेशियो है। अगर हम यहाँ पे VRMS या IRMS लिख दें तो हमें एग्जैक्ट वो वैल्यूज जो हम ऊपर पढ़ कर आए हैं वही हो जाएंगी। तो हमारे पास VRMS/IRMS की रेशियो, यहाँ पर भी इसका यूनिट क्या होगा? ओम ही होगा। तो इंपीडेंस इन शॉर्ट क्या है? ये टोटल रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस की वजह से होने वाली जो ऑपोजिशन है उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है? इंपीडेंस। स्टूडेंट, आई होप कि आपको इस लेक्चर में समझ आ चुकी होगी तमाम पॉइंट्स की। तो स्टूडेंट, इस चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलें। थैंक यू वेरी मच।